हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे थे इसकी चर्चा वीडियो में करूंगी। यदि हम डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर या फिर गुप्त साम्राज्य के पतन के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि जिस साम्राज्य को हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं उसका पतन अचानक से ही हुआ। ये कहना यहाँ पे गलत नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे हालांकि बहुत सारे ऐसे कारण रहे थे जो प्रारंभ से ही जुड़े हुए थे इस राजवंश के साथ में, परंतु जब से अयोग्य उत्तराधिकारी गुप्त वंश के हुए उसी समय से गुप्त साम्राज्य का पतन निश्चित हो गया था। गुप्त काल, जिसे हम भारतीय इतिहास में स्वर्णिम युग के नाम से जानते हैं, के पतन के संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं तब हम यह देखते हैं कि विभिन्न इतिहासकारों ने इस संदर्भ में अलग अलग मत प्रकट किए हैं। कुछ इतिहासकारों का विश्वास है कि पारिवारिक कलह और बार बार होने वाले विदेशी आक्रमण के कारण गुप्त वंश का पतन हो गया, तो कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि गुप्त वंश के पतन का प्रमुख कारण हुनों का आक्रमण रहा। सच तो यह है कि गुप्त साम्राज्य के महान शासक स्कंदगुप्त की 467 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के बाद से ही गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। गुप्त साम्राज्य के पतन की पृष्ठभूमि में कोई एक विशेष कारण उत्तरदायी नहीं रहा है, बल्कि कई परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई जिनके कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए मुख्य रूप से जो कारण रहे थे उसकी चर्चा मैं आप लोगों से एक एक करके करूंगी। फर्स्ट, सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसके वजह से गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ उनमें अयोग्य उत्तराधिकारियों का होना है। गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए मुख्य रूप से इतिहासकार अयोग्य उत्तराधिकारी को एक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। वास्तव में स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात अधिकांश गुप्त शासक निर्बल तथा अयोग्य थे, जिसके परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य के शत्रु राज्यों के द्वारा उनकी इस निर्बलता का फायदा उठाया गया था। इस संदर्भ में सिर्फ बुधगुप्त को ही हमें ऐसा शासक के रूप में हम इसे देखते हैं जिसने बहुत हद तक शासन व्यवस्था में अपनी उपस्थिति कायम रखी थी। अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण गुप्त साम्राज्य को न सिर्फ आंतरिक बल्कि बाहरी दुश्मनों का भी सामना करना पड़ा था। अयोग्य उत्तराधिकारियों और उनके आंतरिक संघर्ष के कारण केंद्रीय प्राधिकरण कमजोर हो गया था, जिससे साम्राज्य को बाहरी और आंतरिक दोनों दुश्मनों को इसका फायदा उठाने के लिए एक मौका मिला था। गुप्त साम्राज्य के अयोग्य उत्तराधिकारी राजनीतिक एकता के सूत्र में गुप्त साम्राज्य को बांधे रखने में पूरी तरीके से असफल साबित हुए थे। अयोग्य उत्तराधिकारी जितने भी रहे थे उन्होंने गुप्त साम्राज्य के आर्थिक एवं सैनिक आधार को मजबूती प्रदान नहीं कर सकी थी, बल्कि यहाँ पे हम यह देखते हैं कि सामंतों द्वारा समानांतर राज्य के गठन की प्रक्रिया को रोकने में भी गुप्त शासक असफल रहे थे। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं अन्य कारणों की कि किस वजह से गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, तो उसमें एक प्रमुख कारणों में ये भी रहा था कि गुप्त राजकुमारों में आपसी वैमनस्य एवं विद्वेष। यदि हम इसकी और अधिक चर्चा करते हैं तो हम यह देखते हैं कि गुप्त राजकुमारों में आपसी वैमनस्य एवं विद्वेष विद्वान रहा था, और यही कारण है कि कुछ राजकुमारों ने गुप्त साम्राज्य के विभिन्न भागों में अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम कर ली थी, जिससे गुप्त साम्राज्य का संघात्मक रूप काफी कमजोर हो गया था। राजकुमारों के इस वैमनस्य के कारण गुप्त वंश काल का स्वर्ण युग विघटन के कगार पर आ गया था तथा राजनीतिक एकता के समाप्त होने के कारण विरोधी ताकतों को गुप्त साम्राज्य के विरुद्ध बल और मौका प्राप्त हो गया था। गुप्त साम्राज्य के पतन में के प्रमुख कारणों में स्कंदगुप्त को भी माना जाता है। कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि स्कंदगुप्त भी गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए कहीं न कहीं उत्तरदायी रहा था, क्योंकि स्कंदगुप्त के शासन काल में ही गुप्त साम्राज्य कठिनाइयों एवं आक्रमणों से घिरने लगा था। यद्यपि स्कंदगुप्त के द्वारा उनका सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया था, किंतु वह उसे पूरी तरीके से दबा नहीं सका था, जो कालांतर में गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बना था। स्कंदगुप्त के द्वारा सर्वाधिक हुनों के आक्रमण का सामना किया गया था,
यही नहीं, हम ये भी देखते हैं कि स्कंदगुप्त के शासनकाल के समय पुष्यमित्र दक्षिण से गुप्त साम्राज्य के लिए एक बड़े खतरे के रूप में उभर कर सामने आए थे। स्कंदगुप्त के द्वारा हुनों और पुष्यमित्रों के विरुद्ध किए गए अभियानों के कारण गुप्त साम्राज्य की वित्तीय स्थिति काफी कमजोर हो गई थी। साथ ही साथ सैन्य संसाधनों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा था, और यही कारण है कि स्कंदगुप्त को अपने सोने के सिक्कों की गुणवत्ता में भी कमी लानी पड़ी थी, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि स्कंदगुप्त के शासन काल में ही गुप्त साम्राज्य आर्थिक दबाव में आ चुका था। जैसा कि हम जानते हैं कि जो गुप्त साम्राज्य था उसे उसके सोने के सिक्कों के लिए भी याद किया जाता है, परंतु यहाँ पे क्योंकि स्कंदगुप्त के शासन काल के समय में लगातार बाहरी आक्रमण हो रहा था, स्पेशली हुनों का आक्रमण बहुत अधिक हुआ था स्कंदगुप्त के शासन काल में, जिसका आर्थिक दबाव हमें गुप्त साम्राज्य पर देखने को मिलता है, और इसी का प्रभाव जो सिक्के थे सोने के उनकी गुणवत्ता में भी हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम अन्य कारणों की बात करें गुप्त साम्राज्य की पतन की, तो उसमें शासन व्यवस्था का सामंती स्वरूप भी रहा था। गुप्त साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण गुप्त साम्राज्य में विद्यमान शासन व्यवस्था का सामंती स्वरूप रहा था। गुप्त साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य होने के कारण एक विशाल विभागीय क्षेत्र में विस्तारित हो गया था। शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए गुप्त साम्राज्य में कई छोटे छोटे प्रांत तथा सामंती इकाइयां बना दी गई थीं, जिसमें प्रांतीय शासक तथा सामंत को अपने अधीन क्षेत्र में शासन करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई थी तथा उनके द्वारा महाराज की उपाधि भी धारण की जाती थी। यद्यपि इन प्रांतीय शासकों और सामंतों का प्रधान गुप्त शासक ही होता था, जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया करता था, लेकिन सच्चाई तो यह है कि कालांतर में सामंती व्यवस्था गुप्त साम्राज्य के लिए एक अभिशाप बन गई थी। गुप्त साम्राज्य में केंद्रीय सत्ता जब तक मजबूत और सक्षम रही थी, तब तक इन सामंतों के द्वारा कभी भी विद्रोह करने का साहस नहीं किया गया था, लेकिन जब गुप्त साम्राज्य की केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, तब इन सामंतों के द्वारा अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप नए राजवंशों की स्थापना होने लगी थी। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि विशाल बहुत अधिक रहा था गुप्त साम्राज्य भौगोलिक दृष्टिकोण से, जिस वजह से उसके शासन तंत्र को चलाने के लिए इसे काफी हम कह सकते हैं कि विभाजित भी किया गया था, भुक्ति और विषयों में भी। इसके अलावा जो दूरस्थ प्रांत थे वो सामंतों के अधीन रहते थे, और यही सामंती व्यवस्था जो प्रशासनिक तंत्र का एक हिस्सा रहा था गुप्त साम्राज्य का, वह आगे चल करके गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण भी बना था। और जिस समय अयोग्य शासक गुप्त साम्राज्य के हुए, उस समय एक मौका मिला था सामंतों को अपने राजवंशों की स्थापना का भी। गुप्त शासन काल में सामंती प्रथा वंशानुगत रही थी। केंद्रीय राजतंत्र के कमजोर होने के कारण सामंती व्यवस्था ने अलग अलग राज्य स्थापित करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित भी किया था। देश को छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया था, और चंद्रगुप्त के द्वारा जिन छोटे छोटे टुकड़ों को या क्षेत्रों को जोड़कर एक देश के रूप में परिवर्तित किया गया था, वह पुनः फिर से छोटे टुकड़ों में बंटने लगा था। तो यहाँ पे हम यह देखते हैं कि जिस प्रकार से इसको साम्राज्य को स्थापित किया गया था, क्षेत्रों को अधीन ला करके, फिर से अयोग्य शासकों के अधीन ये बिखरने लगा था या छोटे खंडों में बंटने लगा था। इस संदर्भ में गुप्त काल के सामंतों में शामिल मौखोरी, वर्मन, उत्तरगुप्त, परिव्राजक, सनकानिक, मैत्रक के नाम को हम देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए इन सामंतों का व्यवहार एवं महत्वाकांक्षा बहुत अधिक उत्तरदायी रहा था, क्योंकि जब गुप्त साम्राज्य संकट में था, तो इन सामंतों के द्वारा ऐसे समय में केंद्र शासन को सहायता नहीं दी गई थी। उनके द्वारा केंद्र को मजबूत करने की जगह अपनी स्वतंत्रता घोषित करना ज्यादा आवश्यक समझा गया था, और उनके इस कृत्य से गुप्त साम्राज्य पतन के मुहाने पर जा खड़ा हुआ था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य के जितने भी पतन के कारण रहे थे,
उनमें जो उसका सामंती स्वरूप रहा था शासन व्यवस्था का, एक प्रमुख कारणों में से एक रहा था, जिस कारण गुप्त साम्राज्य का पतन निश्चित हो गया था। नेक्स्ट, यदि हम अन्य कारणों की बात करें गुप्त साम्राज्य के पतन की, तो उनमें उच्च कोटि के पद वंशानुगत, ये भी एक कारणों में आता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए इतिहासकार गुप्त साम्राज्य में उच्च कोटि के पदों का आनुवांशिक होना भी मानते हैं। गुप्त साम्राज्य में सभी उच्च पद वंशानुगत कर दिए गए थे, जिसके कारण इन उच्च पदों को प्राप्त करने की योग्यता व्यक्ति की शिक्षा और योग्यता न होकर उनकी आनुवंशिकता हो गई थी, जिसके कारण धीरे धीरे कालांतर में उच्च पदों पर अयोग्य और निर्बल व्यक्ति पदासीन होते चले गए थे, जिनके द्वारा गुप्त साम्राज्य की सुरक्षा और प्रतिष्ठा में कोई योगदान नहीं दिया गया था। हरिसेन, जो महादंडनायक के पद पर नियुक्त किया गया था, के पिता ध्रुव भूति भी इसी पद पर कार्य कर चुके थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के सचिव वीरसेन के उदयगिरी गुहा लेख से पता चलता है कि उसने आनुवंशिक रूप से पद ग्रहण किया था। करमदंडा आलेख से पता चलता है कि कुमार गुप्त का मंत्री पृथ्वीसेन भी अपने पिता के बाद इस पद पर नियुक्त हुआ था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वंशानुगत उच्च पदों पर की जा रही नियुक्ति से अयोग्य व्यक्तियों को उच्च पद प्राप्त हो रहा था, जिसके कारण गुप्त साम्राज्य के केंद्रीय शासन को सही मार्गदर्शन तथा सहयोग और समर्थन प्राप्त नहीं हो पा रहा था। उच्च पद पर कोई भी व्यक्ति सफलतापूर्वक तभी कार्य कर सकता है जब उसमें उस पद के अनुकूल योग्यता विद्यमान हो। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि जितने भी ऊंचे जो पद रहते थे या उच्च पद जो थे वो दिए जाते थे, वंशानुगत बना दिए गए थे। कोई भी आधार नहीं था पदों का देने का, न शिक्षा न गुण, बिना देखते हुए जो पद है वो दे दिए जाते थे, जिससे कि धीरे धीरे जो प्रशासनिक तंत्र है वह कमजोर होती चली गई थी। नेक्स्ट, यहाँ पे यदि अन्य कार्यों की हम बात करें तो उसमें भूमि दान की प्रथा भी आती है। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत भूमि दान की प्रथा प्रचलन में रही थी। भूमि दान की इस प्रथा के कारण आत्मनिर्भर गांव का प्रादुर्भाव हुआ था तथा कृषि को अत्यधिक महत्व दिए जाने के कारण समाज में मौजूद किसान, कारीगर और मजदूर वर्ग कृषि कार्य में मुख्य रूप से संलग्न हो गए थे, जिस कारण उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था तथा इसी कारण हम देखते हैं कि विदेशी व्यापार भी कालांतर में कम हो गया था तथा राज्य के आय के स्रोत में इसके कारण भी कमी आई थी और गुप्त समाज की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, जिसके कारण वह पतन की ओर अग्रसर हुआ था। भूमिदान प्रायः ब्राह्मणों को दिया जाता था। ऐसी भूमि में स्थित समस्त चारागाह, खान, कृषि योग्य भूमि तथा बेगार का अधिकार ब्राह्मणों को प्राप्त हो जाता था। आर्थिक तथा राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से यह व्यवस्था गुप्त साम्राज्य के लिए सही नहीं था, क्योंकि इससे एक ओर गुप्त साम्राज्य की आय में कमी आई, वहीं दूसरी ओर भूमि प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने आप को छोटे राजा के रूप में स्थापित करने लगा था। वास्तव में भूमि दान की प्रथा के कारण गुप्त काल में एक समानांतर भूमि पर आधिपत्य की व्यवस्था भी कायम हो गई थी, जो एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के लिए उचित नहीं थी। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि भूमि दान की जो प्रथा है वह भारत में रही ही थी। हम हमेशा देखते हैं कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या दान की प्रथा हमें देखने को मिलता है, परंतु गुप्त साम्राज्य के समय जितनी भी भूमि दान की प्रथा या भूमि दान किया गया था, इससे इसका आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से कुप्रभाव गुप्त साम्राज्य पे पड़ा था, क्योंकि उस समय जिनको भूमि दान दिया गया था उन्हें ही एक मौका मिला था खुद को उन क्षेत्रों में शासक के तौर पे अपने आप को स्थापित करने में। और क्योंकि जितने भी जो क्षेत्र थे जहाँ पे छोटे राजाओं के रूप में इन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया था, जिससे कि केंद्रीय शासन तंत्र जो है वह कमजोर हो गया था। इसी के साथ यदि हम यहाँ पे बात करें गुप्त साम्राज्य के पतन के विषय में, तो इसके और महत्वपूर्ण कारण रहे हैं, जिसकी चर्चा मैं आप लोगों से, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का, उसमें आप लोगों से चर्चा करूंगी।
डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर के 2 वीडियोस होंगे। पहला वीडियो मैंने आज अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो मैं इसके बाद में दूसरे दिन आप लोगों से उस पर चर्चा करूंगी। यदि आप लोगों को ये वीडियो डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।